मेश एनालिसिस अपन शुरू किए थे प्रीवियस लेक्चर में। सैटरडे क्लास, संडे तो ऑफ था, नहीं ले पाया था। तो मेश एनालिसिस का एक बेसिक कंसेप्ट और उसकी एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराया था पिछले क्लास में मैं। आज अपन देखते हैं दूसरी आपका मेश एनालिसिस का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है। मेश एनालिसिस, जैसा कि आप जानते हैं, मेश का मतलब होता है स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ। ठीक है, किसी भी सर्किट के स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ को ही क्या बोला जाता है? मेश बोला जाता है। ठीक है, तो एक और मेश एनालिसिस की सीरीज में मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। प्रैक्टिस सीरीज है। क्या है क्वेश्चन? जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, परफेक्शन आते जाएगा, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज़ है, उसमें अगला क्वेश्चन है। इस सीरीज़ में हम 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे मेश एनालिसिस का। ये 30 वोल्ट का बैटरी है, ये 8 ओम का रजिस्टर है, ये 5 वोल्ट का है। हमेशा याद रखेंगे बैटरी में छोटा प्लेट निगेटिव होगा, बड़ा प्लेट पॉजिटिव होंगे। ये 4 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम है, और ये क्या है? 20 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, और ये भी 5 वोल्ट का डीसी वोल्टेज सोर्स है, ये 2 ओम है, और ये क्या है? 5 वोल्ट का आपका डीसी वोल्टेज सोर्स। क्वेश्चन वाले ने ये क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन वाले का बोलना ये है कि इस सर्किट में जितने भी बैटरी है, जितने भी वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं, ये डीसी सर्किट है, क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इस सर्किट में डीसी सोर्स है, और डीसी सोर्स के कारण इस सर्किट में जो करंट का फ्लो होता है वो डीसी करंट फ्लो होता है। तो क्वेश्चन वाले ने इसमें बोला है कि सर्किट में जितने भी बैटरी हैं, हर एक बैटरी से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। उन्होंने ये बोला कि डिटरमाइन द करंट सप्लाइड बाय ईच बैटरी इन द सर्किट। ठीक है, गिवन सर्किट। क्लियर हुआ? इस दिए हुए सर्किट के हर एक बैटरी पे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकालना। प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन क्लास में मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। उसमें मैंने एक सर्किट लिया था, तो उसमें क्वेश्चन वाले ने ही अपने तरफ से एक एक करंट, 3 करंट मान लिया था। ठीक है, उन्होंने एक एक करंट, तीनों में इसमें 3 करंट माना, और तीनों के करंट के डायरेक्शन को भी उन्होंने अपनी तरफ से क्लास वाइज एजम्पशन करके दे दिया था इन प्रीवियस लेक्चर। बट इस क्वेश्चन में देयर इज नो एनी करंट एंड इट्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज नॉट मेंशन इन द सर्किटरी। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ले रहे हैं उस सर्किट में कोई भी ऐसा करंट नहीं दिया गया है, ना माना गया है, और ना ही कोई करंट की डायरेक्शन को इसमें एजम्पशन किया गया है। क्वेश्चन वाले ने सिर्फ सर्किट दे दिया। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सर्किट दिखेगा तो वो क्वेश्चन वाला मेश एनालिसिस से बनाओ कि लूप एनालिसिस से बनाओ, ऐसा मेंशन नहीं किया रहेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप मेश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिर्फ करंट ही निकालना है, कोई भी एनालिसिस हो। अगर स्पेशली मेंशन कर दिया है क्वेश्चन वाला कि इसको मेश से ही बनाना है, तो आप मेश से ही बनाओ। अगर आपको मेश से मेंशन नहीं किया है, किसी चीज़ से मेंशन नहीं किया है, तो आप कोई भी एक मेथड प्रीफर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अपन यहाँ पर मेश एनालिसिस यूज़ करेंगे, क्योंकि मेश एनालिसिस का ही इंट्रोडक्शन पढ़े हैं अपन। तो मेश का मतलब होता है किसी भी सर्किट में स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ को ही क्या बोला जाता है? मेश बोला जाता है। हियर दिस इज स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ। अगर इन दोनों को मिलाकर बनाऊंगा तो ये वाला बड़ा जो क्लोज पाथ है वो बड़ा क्लोज पाथ हो जाएगा। 2 मेश मिलकर एक बड़ा क्लोज पाथ बनेगा, और इस बड़ा क्लोज पाथ को हम लूप बोल सकते हैं। वैसे ही अगर मैं इन तीनों को मिला करके ऐसा बात करूं तो ये बड़ा क्लोज पाथ बनेगा, और इस बड़ा क्लोज पाथ को फिर से हम क्या बनेंगे? लूप बोलेंगे। Here this is smallest close path, this is one of the smallest close path, and this is again one of the smallest close path. The smallest close path of any circuitry
called mesh. Here this is first mesh, this is second mesh, and this is third mesh. ठीक है. If we assume the current in individual mesh, then suppose this is mesh number first, this is mesh number second, and this is mesh number third. If we assume the current in each and every mesh of this circuitry, suppose the current flowing through this mesh is I1 in clockwise direction, and again current flowing through this mesh is I2 in also in clockwise direction, and suppose current flowing through this closed mesh is I3. Here हमने क्या किया, तीन मेश दिया, तीनों मेश को मैंने मेश नंबर फर्स्ट, मेश नंबर सेकेंड और मेश नंबर थर्ड माना अपने तरफ से। फिर मैंने एक माना कि सपोज इस वाले मेश में एक जो करेंट है वो I1 करेंट है, और ये I1 जो करेंट है वो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे वायर में। ये 20 वोल्ट के बैटरी के प्लस से निकल कर 5 ओम में जा रहा है, फिर 5 ओम से 3 ओम में, 3 ओम से फिर 5 वोल्ट की बैटरी के निगेटिव प्लेट से निकला, फिर निगेटिव प्लेट से निकल करके इसके निगेटिव से इंटर करके फिर ऐसे क्लॉकवाइज, जैसा घड़ी का सुई है मूव करता है उसी डायरेक्शन। तो मैंने उसको I1 माना है। इस वाले करंट को देख लेते हैं अब I2। ऐसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, इसमें भी, इसके भी मैंने डायरेक्शन के साथ I2 मान लिया। यहाँ पर एक और करंट माना कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ऐसा I3, ठीक है। यहाँ पर I3 करंट, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तीन करंट का फ्लो हो रहा है, एक को I1 लिया, एक को I2 ले लिया, एक को I3 लिया, और तीनों जो करंट है उसको मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एजम्पशन कर लिया कि सपोज कि हर एक मेश में जो करंट का फ्लो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज, अब अगर मैं इस 3 ओम के रजिस्टर पर बात करूं सपोज, तो ये बीच का मिडिल रजिस्टर बिटवीन दिस टू मेसेस, दोनों मेश के बीच। तो अगर 3 ओम के रजिस्टर की बात करूं तो I1 जो करंट है ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे डायरेक्शन देखो, ऐसे करंट आ रहा है मतलब ऐसे नीचे आ रहा है। वैसे I2 करंट है उसको देख लेते हैं, ऐसे, ये क्या है डाउनवर्ड और ये क्या है अपवर्ड। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो रहा है अपोजिट, ये डाउनवर्ड है और ये क्या है अपवर्ड, दोनों का डायरेक्शन क्या है अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, तो ऑलवेज रिजल्टेंट जो करंट फ्लो होगा इस 3 ओम के रजिस्टर पर वो इन दोनों करंट के डिफरेंस का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। अब देख लो ना, ऐसे एक करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, अब इसका डायरेक्शन देखो, दूसरा क्या है नीचे से ऊपर ऐसे जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन होने से इस 3 ओम के रजिस्टर पर है वो करंट का फ्लो इन दोनों करंट के डिफरेंस का क्या होगा इक्वल होगा। वैसे यहाँ पर देख लो, इस 4 ओम में तो सिंगल रजिस्टर है I2, 4 ओम के रजिस्टर पर I2 करंट जा रहा है। फिर इधर देखो ये मिडिल वाले 2 ओम पर, यहाँ पर 2 ओम पर एक करंट ऊपर से नीचे, ऐसा ऊपर से नीचे, और एक करंट I3 है वो नीचे से ऊपर, एक I2 ऊपर से नीचे और एक I3 है वो नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर भी करंट का जो फ्लो हो रहा है वो इन दोनों करंट के डिफरेंस का इक्वल होगा, क्योंकि ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर, तो रिजल्टेंट जो करंट फ्लो होगा वो इन दोनों के डिफरेंस का इक्वल होगा। तो I2 माइनस क्या होगा I3 होगा, इन दोनों के डिफरेंस का क्या होगा इक्वल होगा। तो टोटल रिजल्टेंट जो करंट होगा इन दोनों के डिफरेंस का क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो I2 माइनस I3 बोलो चाहे I3 माइनस I2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है वो क्या होता है सब्ट्रैक्टिव नेचर का होता है, बट सेम डायरेक्शन में करंट है वो क्या होता है ऑलवेज एडिटिव होता है। तो इस सब्ट्रैक्टिव नेचर का करंट इसमें फ्लो होंगे, अगेन यहाँ पर भी सब्ट्रैक्टिव नेचर का करंट है वो भी फ्लो होगा। अब रही बात करंट के डायरेक्शन का, तो आप किसी भी करंट को क्लॉकवाइज मान सकते हो, किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो, सारे को एंटी क्लॉकवाइज, सारे को क्लॉकवाइज, जैसा चाहो आपको अपनी तरफ से एक एक करंट एक एक मेश पर अजम्पशन करना है। तो मैंने इसमें I1 माना क्लॉकवाइज, I2 माना ये भी क्लॉकवाइज, I3 माना ये भी क्लॉकवाइज,
क्लियर हुआ। फिर ईच एंड एवरी जो मेश जो है मतलब वो है मेश है, उस पर हम क्या लगते हैं, मेश एनालिसिस में ऑलवेज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज होगा। तो हर एक मेश पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट मेश फर्स्ट। ठीक है, मेश फर्स्ट पर हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका क्वेश्चन के लिए एक अलग सर्किट बनाइएगा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे उसके लिए आप दूसरा सर्किट बनाएंगे। तो केवीएल लगाते हैं मेश नंबर फर्स्ट पर। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यह बोलता है कि किसी भी सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज प्लस सर्किट के एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट के एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो। ये किरचॉफ्स ने अपने वोल्टेज से रिलेटेड लॉ में बोला। ठीक है, अब आप केवीएल फर्स्ट मेश के लिए लगाते हैं, कहीं से भी शुरू कर देते हैं। केवीएल ने तो ये बोला कि अगर आप करेंट की डायरेक्शन में चलोगे तो इन डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप विल बी निगेटिव। ठीक है, तो करेंट के डायरेक्शन में हमेशा वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करेंट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलिमेंट ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। क्लियर। तो हमेशा करेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज का ड्रॉप होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और सेम डायरेक्शन में जब भी आप केवीएल लगाते हो तो एलिमेंट्स पर वोल्टेज का ड्रॉप हमेशा क्या होगा, निगेटिव। इन डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज विल बी निगेटिव, बट इन डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ऑलवेज मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर अपन अब लगा देते हैं फर्स्ट नंबर के मेश पर केवीएल लगा लेते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ने यही बोला है the applied voltage across any circuit plus the voltage drop of elements is always equals to zero। ठीक है, तो आप जो वोल्टेज लगाओगे वो प्लस एलिमेंट्स पर जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा उस सारे का जो समेशन होंगे वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। तो कहीं से भी शुरू कर देते हैं। मैं अपना मेश एनालिसिस यूज करता हूं तो ऑलवेज केवीएल को करंट के डायरेक्शन में ही लगा देता हूं। तो जैसा क्लॉकवाइज ये फ्लो हो रहा है मैं उसी दिशा में चल रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। तो क्लॉकवाइज दैट मीन्स करंट के डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में वोल्टेज का ड्रॉप हमेशा क्या होगा, निगेटिव। तो ये माइनस निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप के लिए इस 5 ओम के रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इस 5 ओम के रजिस्टर और इनटू इस रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करेंट। तो ये 5 ओम का रजिस्टर और उसमें फ्लो होने वाला करेंट सीधा सीधा दिख रहा है I1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, मैं करंट के डायरेक्शन में ही चल रहा हूँ तो हर एक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव ही होगा। यहाँ पर रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम, और इसमें करंट देखते हैं। तो एक करंट I1 ऊपर से नीचे आ रहा है, दूसरा करंट I2 है वो नीचे से ऊपर आ रहा है। तो एक ऊपर से नीचे, एक नीचे से ऊपर, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन होने से टोटल जो करंट है वो इन दोनों करंट के डिफरेंस का इक्वल होगा। अब रही बात कौन से करंट में कौन सा करंट सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ऑलवेज जिस वाले मेश के लिए केवीएल लगा रहे हैं उस वाले मेश करंट में अब उसका जो अनदर जो करंट है वो सब्ट्रैक्ट होंगे। मतलब I1 माइनस क्या हो जाएगा, ये I2, तो I1 माइनस क्या हो जाएंगे, I2। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ऐसे बैटरी के जिस प्लेट से बाहर निकलोगे उसका साइन यूज करो। यहाँ पर बाहर कहाँ से निकल रहा है, मैं माइनस से, तो माइनस और उस वोल्टेज की वैल्यू 5, ये अपने आप में वोल्टेज है। तो यहाँ पर I इंटू आर का चक्कर मत लाना, वो खुद वोल्टेज है, तो वोल्टेज की वैल्यू सीधा सीधा ले ले। फिर उसके बाद ऐसे आ जाओ, करेंट के ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद देखो कहाँ से बाहर निकला मैं, प्लस से, तो प्लस और ये हो जाएगा 20 और इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया, हर एक एलिमेंट पर हमने कवर किया और केवीएल का फॉलो किया। तो अप्लाइड वोल्टेज प्लस एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है उसको क्या कर दिया मैं अपने ओर से, जीरो कर दिया। करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अपोजिट में पॉजिटिव और सेम डायरेक्शन में निगेटिव होगा। ठीक है,
अब इसको अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, इसको और सॉल्व कर सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके, कांस्टेंट को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, ऐसा ठीक है। तो ऐसा है, चलो इसको एक नंबर दे देते हैं। चलो इसको पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ। तो 5 इंटू I1 ब्रैकेट ओपन करके 3 इंटू क्या होगा I1, माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू I2, और ये -5 प्लस 20 इक्वल टू 0। तो -5 और -3 I1 दोनों सेम साइन वाले आपस में जुड़ते हैं, तो -8I1 होगा, प्लस क्या हो जाएगा ये 3I2 हो जाएंगे, और -5 में 20 वो करोगे तो ये क्या हो जाएगा +15 इक्वल टू 0 होगा। तो -8I1 प्लस 3I2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में? तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 मेष नंबर फर्स्ट के लिए, ठीक है। I1 I2 वाले को पूरे सबको एक तरफ रख दिया, बाकी सबको एक तरफ, ठीक है। अब अगला देखते हैं। इसमें इस वाले मेष के लिए KVL लगाते हैं। कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, मैं ऑलवेज KVL को करंट के डायरेक्शन में ही अप्लाई करता हूँ। मतलब जैसा क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है वैसे ही मैं भी जाऊँगा, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में ही चलूँगा। तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप -4 इंटू I2 हो जाएगा, ऐसे चलूँगा तो ऐसे। फिर कहाँ से बाहर निकला मैं, प्लस से, तो प्लस अपने आप में ये वोल्टेज है +5 वोल्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आओगे करंट की डायरेक्शन पे, यहाँ पर एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप फिर निगेटिव होगा। फिर यहाँ पर देखो कहाँ से बाहर निकला, प्लस से, फिर यहाँ आ जाओ कहाँ से बाहर निकला, प्लस से, फिर यहाँ पर एलिमेंट पर देखो करंट के डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो माइनस होगा। इसमें फ्लो क्या होंगे, इधर से एक I1 जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होने से फ्लो होने वाला करंट इन दोनों करंट के डिफरेंस का क्या होगा, इक्वल हो। तो ऐसा है, मैं KVL सीधा लिख रहा हूँ, मैं अप्लाई KVL एट मेष सेकेंड पर क्या है KVL लगाए, ठीक है। तो माइनस साइन का 4 इंटू फ्लो होने वाला करंट, ठीक है, 4 में -4 इंटू I1। फिर बैटरी के जिस प्लेट से निकला तो +5 वोल्ट से बाहर निकल रहे, फिर माइनस करंट के डायरेक्शन के लिए रजिस्टर का वैल्यू 2 है, फ्लो होने वाला करंट क्या है I2 माइनस I3। तो ये हो जाएगा I2 माइनस क्या है I3 माइनस, फिर प्लस से साइन, अगला एक बैटरी है +5 वोल्ट का, प्लस से बाहर निकला। फिर एक और बैटरी आ रहा है +5 वोल्ट का, प्लस से बाहर निकला, ठीक है। फिर उसके बाद ये I2 माइनस I3 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर -3 फ्लो होने वाला करंट I2 माइनस क्या हो जाएगा I2 माइनस I1 होगा, और इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज प्लस सर्किट के एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का जो सम है वो क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे तो इसको ब्रैकेट ओपन करके -4 इंटू I1 है, और ये +5, इसको सॉल्व कर दो 2 इंटू I2 -2 इंटू I2, माइनस माइनस का प्लस 2 इंटू I3 +5 -3 इंटू I2 माइनस माइनस का प्लस +3 इंटू I1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब I1 I2 वाले को सबको एक तरफ, I2 I3 को एक साथ जोड़ो, -4I1 में +3I1 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -4I1 में +3I1 घटेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ठीक तो है ना,
कुछ छूटा तो नहीं। -4i1 में +3i1, ठीक है। तो -i1 बचेगा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, फिर -2i2 और -3i2 दोनों सेम साइन जुड़ जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 और 3 -5i2, +2i3 अकेला है तो +2i3 हो जाएगा। फिर देखते हैं कांस्टेंट है क्या कुछ, ये 5 और 5 तीनों का सेम साइन है, जुड़ जाएगा, +15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। दो 3 5 4 9, कुछ छूट गया क्या, 2 3 5, सॉरी ये 4i1 नहीं है 4i2 है, वही सोच रहा था मैं। 3i1 फिर अकेला हो जाएगा, ये +3i1 है, सॉरी करेक्शन कर लेंगे, वही कंफ्यूज हो गया कैसे हो रहा है। ये 4i2 हो जाएगा, ये -4i2 है, -4i2 और -2i2 -6i2 और -6i2 का -9i2, ये करेक्शन हो जाएगा, i1 लिख दिया था, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये इसको सॉल्व करोगे, 3i1 -9i2 +2i3 इक्वल टू -15, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। 3i1 -9i2 +2i3 इक्वल टू -15, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 3 पे लगा लेते हैं, अप्लाई KVL एट मेष 3 पे KVL लगाते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं करंट के ही डायरेक्शन में चल रहा हूँ, इस कारण हर एक एलिमेंट पर वोल्टेज ड्रॉप हमेशा निगेटिव होगा। एक बार और सर्किट दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर KVL लगाऊंगा और ऐसे चलूँगा, ऐसे, तो 8 ओम के रजिस्टर पे फ्लो हुआ, उसमें फ्लो होने वाला करंट i3 है, तो -8 × i3 लूँगा, फिर यहाँ पर आ जाऊँगा, देखो हाथ कहाँ से बाहर निकल रहा है, -30 वोल्ट से, तो -30 लिख दूँगा। फिर यहाँ पर देखो कहाँ से बाहर निकला, -5 से, तो -5 लिख दूँ। फिर यहाँ पर ये 2 ओम के रजिस्टर पर दो करंट फ्लो हो रहा है, एक i3 अपवर्ड और एक i2 है वो डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये ऐसा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 × i3, फिर बैटरी के माइनस साइन से -30 वोल्ट, फिर बैटरी के माइनस साइन से -5 वोल्ट, -2 करेंट है वो क्या होगा i3 माइनस क्या हो जाएगा i2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बस इतना है। तो उस पर्टिकुलर क्लोज पाथ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स पर वोल्टेज ड्रॉप का सम प्लस अप्लाइड वोल्टेज सभी का समेशन को क्या किया मैं 0 किया। उसको वो कर दो, -8i3 -30 और 5 35 हो जाएगा, माइनस इसको ब्रैकेट ओपन कर दो, -2i3 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा +2 और ये 2 +2i2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दो, +2i2 8 और 2 10 -10 × i3 और -35 इक्वल टू 0, तो 2i2 -10i3 इक्वल टू 35 इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन है, तीनों में 3 इक्वेशन, 3 करेंट के कारण 3 इक्वेशन बना, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 है, उसको चाहे तो आप मैट्रिक्स फॉर्मेट में बना लो, अब मैट्रिक्स फॉर्म में बना करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैल्यू निकालेंगे तो आपको 3 करंट मिलेगा, तीनों करंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो आपको हर एक सर्किट के एलिमेंट पर फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू मिल जाएगा बाय सॉल्विंग दी इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3। कैलकुलेटर में पुट कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा फ्रॉम, किसी दिन मैं कैलकुलेटर ऑपरेट करना सिखा दूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 2 एंड
3 ऐसा एग्जाम में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको डिटेल लिखना है। कैलकुलेट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 ऐसा करके ले सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 को सॉल्व करेंगे तो I1 जो फर्स्ट में इस पे करंट फ्लो हो रहा है वो 765 डिवाइडेड बाई 299 एम्पियर। ये डेसिमल पॉइंट में भी आएगा, प्रेस कर दोगे डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे। I2 का वैल्यू आएगा 542, ठीक है, डिवाइडेड बाई 299 एम्पियर है करंट का यूनिट, ठीक है। फिर I3 जो करंट है वो आपका क्या हो जाएगा 1875 डिवाइडेड बाई 598 एम्पियर। ये 3 करंट मिला तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर। कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आपके सॉल्यूशन में किसी का वैल्यू अगर माइनस आया तो उसको कंप्लीट सॉल्व करते तक माइनस ही ट्रीट करेंगे। अगर किसी पैरामीटर की वैल्यू अगर प्लस आया तो कंप्लीट सॉल्यूशन तक उसको प्लस ही लेंगे। अपने ओर से उसके साइन को कभी भी प्लस का माइनस या फिर माइनस को प्लस नहीं लेंगे। यहाँ पर करंट का माइनस होने से मतलब यही है कि आपने जो सर्किट में डायरेक्शन एजम्पशन किया है एक्चुअल में वो जो डायरेक्शन है सर्किट के एक्चुअल फ्लोइंग डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है। तो ये है। अब आपका क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि सर्किट के हर एक बैटरी से होकर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू निकाल डालो, उन्होंने यही बोला है। अब सर्किट में हर एक क्लोज पाथ पर एक एक बैटरी है। अब देखो अगर मैं बैटरी दे दूं, हर एक बैटरी पे फ्लो होने वाला करंट अगर देखूं, मान लिया जाए अगर सबको मैं अलग अलग बैटरी का नंबरिंग कर दूं, इसको अगर बैटरी नंबर 1 दे दूं B1 मान लूँ, तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इस बैटरी से I1 ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इस मिडिल वाले बैटरी को अगर मैं इसको B2 दे दूं, मान लिया जाए ये वाले को अगर मैं इसको B2 बैटरी मान लूँ तो B2 में करंट क्या होगा, एक करंट I1 ऊपर से नीचे और एक करंट I2 है वो नीचे से ऊपर, तो इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तो चाहे तो I1 माइनस I2 करो, चाहे आप I2 माइनस I1 करो, एक ही मतलब है, ठीक है। दोनों के डिफरेंस का इक्वल ही आएगा। अब मान लीजिए मैं इसको बैटरी नंबर 3 कर दूं B3, तो B3 में दिख रहा है कि सीधा सीधा यहाँ से I2 करंट ही फ्लो हो रहा है, हम तो I2 निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर इसको मैं B3 मान दूं, B3 बैटरी, अगर इसको मैं B4 मान दूं तो B4 बैटरी पे देखो, B4 बैटरी पे जो करंट है एक I2 है डाउनवर्ड है और एक I3 है वो अपवर्ड है, तो फ्लो होने वाला करंट इन दोनों के डिफरेंस का इक्वल होगा। तो चाहे तो इस वाले बैटरी पे करंट है वो I2 माइनस I3 करो, चाहे I3 माइनस I2 करो, वही फ्लो होगा। और इस वाले को मैं अगर मैं B5 मान लेता हूँ तो B5 जो करंट है, B5 बैटरी पे फ्लो होने वाला करंट सीधा सीधा सर्किट में दिख रहा है कि एक ही करंट है I3 फ्लो हो रहा है, तो I3 तो हमने निकाल के बता दिया है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो मैंने अपने तरफ से I1 I2 I3 निकाला। अब बैटरी B1 पे फ्लो होने वाला करंट मान ले जाए निकालना है, बैटरी B1 पे फ्लो होने वाला करंट, तो B1 पे फ्लो होने वाला जो करंट है वो सीधा सीधा दिख रहा है I1 करंट और आपने निकाल चुका है, ठीक है। बैटरी B2 का देख लेते हैं। बैटरी B2 पे फ्लो होने वाला करंट है वो I1 माइनस क्या होगा I2 होगा, क्योंकि दो करंट फ्लो हो रहा है और दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्टिव वैल्यू है उसमें टोटल फ्लो होंगे। वैसे B3 देख लेते हैं। B3 जो करंट है उसमें I2 बैटरी B3 में I2 करंट का फ्लो हो रहा है। अब B4 देख लेते हैं। B4 पे फ्लो होने वाला करंट, दो करंट है, एक तो I2 है और दूसरा क्या है I3, तो I2 और I3 करंट का डिफरेंस है वही फ्लो होगा। यहाँ पर I2 I3 रख देना, ये सीधा I2 हो जाएगा, ऐसा कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ठीक है। B5 पे फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली एज इट इज सर्किट से दिख रहा है कि I3 है। तो 5 बैटरीज है, 5 बैटरीज है, 5 बैटरीज में इंडिविजुअल बैटरीज में फ्लो होने वाले करंट को क्वेश्चन वाले ने पूछा है। तो यहाँ पर सारे करंट की वैल्यू जैसा है उसको पुट कर देना। यहाँ पे आप I1 माइनस I2 करो, चाहे I2 माइनस I1 करो, एक ही मतलब है, सिर्फ साइन बस का अपोजिट मिलेगा, अगर मिलेगा तो
अगर कभी करंट आपको निगेटिव मिल गया तो सर्किट में करंट का निगेटिव होना, इसका मतलब यह होता है कि आपने जो सर्किट में करंट की डायरेक्शन जो एजम्पशन किया है, वो जो डायरेक्शन है वो एक्चुअल करंट के फ्लोइंग डायरेक्शन का क्या है, अपोजिट है। तो आपने जो करंट डायरेक्शन एजम्पशन किया है वो फ्लोइंग डायरेक्शन के अपोजिट है, इस कारण आपके कैलकुलेशन में आपको निगेटिव है। तो ऐसा मत सोचना कि निगेटिव आ गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन, करंट है तो डायरेक्शन को ही बताएगा और वोल्टेज है तो उसकी पोलैरिटी को ही बताएंगे। ठीक है, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ये लेक्चर लंबा क्वेश्चन है, टाइम लगता है, एक एक चीज़ को बताना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।